गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था थर्ड, हमें संसद क्यों चाहिए, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारी संसद के क्या क्या कार्य होते हैं, हमारी संसद को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि पहला राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, दूसरा सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, और तीसरा जो कार्य इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं पढ़ा गए, जो हमने लिखा हुआ है आप देखेंगे, कानून बनाना है ना। कानून बनाने से संबंधित हम अगले अध्याय जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज अब इस टॉपिक को हम आगे चलाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि संसद में कौन कौन लोग होते हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद की पृष्ठभूमि समय और परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर जो लोगों की संख्या है वो अब इसमें बढ़ती जा रही है। आपने उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्य की संख्या पहले से अब ज़्यादा होने लगी है। इसके साथ साथ में पहले हमारी 2-3 पार्टीज ही हुआ करती थी, राष्ट्रीय दल होते थे, जैसे कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, एक होती थी भारत जनता पार्टी के नाम से होती थी। अब हमारे क्या बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय दल भी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी अब चुनाव में अपने संसद के जो चुनाव होते हैं जीतकर सदस्य बनते जा रहे हैं। जिन समूह और तबकों में अब तक कोई संसद के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं था, अब ऐसे ही क्षेत्रीय दल, जैसे कि आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का नाम ने आपने सुना होगा, ऐसे अन्ना द्रमुक जो है जो साउथ का हमारा एक राष्ट्रीय दल है, वैसे हमारी समाजवादी पार्टी मायावती की बन गई है। इसी तरह से बिहार में अलग है, तो ये आपने असम गण परिषद है, ये अलग अलग स्टेट के अंदर क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं। इनके समूह जो हैं उनसे भी अब सदस्य जो अब तक उनके प्रतिनिधित्व नहीं होता था, अब चुनाव में जीतकर सदस्य बनकर आगे आने लगे। साथ ही साथ हमारी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, अल्पसंख्यक दलित हैं, इनकी भी राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है और बढ़ती जा रही है। जैसा कि यहाँ एक टेबल दी गई है, उसमें अलग अलग सालों के लोकसभा चुनाव में वोट डालने की आबादी का प्रतिशत दर्शाया गया है। जैसे कि 1952 के अंदर जो हमारी पहली लोकसभा थी, उसका जब चुनाव हुआ था तो केवल 44.87% लोगों ने क्या दिया था, चुनाव के अंदर मतदान दिया था। अब उसके बाद में तीसरी के बाद चौथी, पाँचवीं, छठी इस तरीके से दिया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि 14वीं जो हमारी लोकसभा है जो 2014 के अंदर हुई थी, 2014 के बाद 2009 में हुए, 9 के बाद में हमारे फिर 2014 में जो चुनाव हुए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, यानी अब लोग जागरूक होने लगे हैं, वो भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं मतदान में हिस्सा लेने की, और प्रतिशत बढ़ता जा रहा है कि चुनाव में जनता की 50 साल में देखने में आया है कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है। तो हम देखेंगे कि पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर थोड़ी कम हुई, लेकिन सामान्यतः ये क्या है, स्थिर सहभागिता दिखाई देती है। देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपने समाज को पूरी तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है। ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सरकारी ढांचा है, संसद है, उनकी सीटों के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिसके माध्यम से हमारी जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनका रिजर्वेशन किया गया है। अर्थात ये वर्ग जो उपेक्षित रह जाते हैं, उनके प्रतिनिधि अगर आएंगे तो वे उन जातियों से संबंधित जो मुद्दे होंगे उसको संसद में रख सकेंगे, जीत के आएंगे, तो उन लोगों को भी संसद के अंदर क्या मिल सकेगा, अपने हितों के लिए बात उठाने का मौका मिल सकेगा। कहने का मतलब है कि सभी वर्ग के संसद जो कि आरक्षित कर दिए जाएं और सब संसद में आएंगे, तो सभी के हितों की संसद में बात होगी, जिससे देश क्या होगा, संतुष्ट होगा, देश के नागरिक संसद में संतुष्ट होगा। तो उचित हिस्सेदारी यहाँ पर होनी चाहिए, उसी को मध्य रखते हुए दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को संसद में उठा लें। इसलिए हमारे संसद के अंदर सदस्यों की कुछ संख्याओं को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या किया है, आरक्षित भी किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं की बात भी करते हैं कि महिलाओं की सीटों के लिए भी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। अभी इसमें बहस जारी है। जैसे कि 60 के दशक की बात करें तो केवल 4% जो है लेडीज़ थी, महिलाएं हमारी थी, अब ये संख्या बढ़कर 9 हो गई हैं। इसको ध्यान में रखते हैं कि जब आधी आबादी अगर महिलाओं की है, तो संसद के अंदर भी महिलाओं को उनके हितों को ध्यान में रखते हुए
अगर अधिक संख्या आरक्षित की जाए तो महिलाओं को भी पूरी तरह से क्या मिलेगा, मान सम्मान और इनके हितों की रक्षा की जा सके। इन सभी मुद्दों की वजह से हमारा देश ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से आज जूझ रहा है, और कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई में सही है या नहीं है। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। आप अगर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें महिलाओं की, यहाँ पर महिला सांसद दिखाई दे रही है। संसद में महिलाओं की संख्या की बात करें तो बहुत कम है। कम संख्या के कारण समझ में आता है तो वो यही है कि महिलाएं अभी भी हमारे देश में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे अभी आने लगी है, पर पूरी तरह से आगे नहीं आई है। लेकिन उनको भी संसद में पूरा मिले, इसके लिए हमारे यहाँ चर्चा का विषय है। ये सुझाव अभी संसद में चल रहा है महिलाओं के आरक्षण के लिए, लेकिन अभी बहुत अनसुलझे सवाल हैं जिनके अभी जवाब हमें ढूंढने हैं। और एक आदर्श संसद जिसमें सबकी आस्था हो और विश्वास हो, ऐसी संसद हम चाहते हैं। तो बच्चों, आज ये लेसन हमने पूरा किया है। इसमें जो शब्द आए हैं, स्वीकृति शब्द आए हैं, शब्द संकलन में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वीकृति का मतलब होता है अपनी क्या देना, सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। यानी जो बात कही गई है, जो मुद्दा है, उसमें आपके विचार पक्ष में है विपक्ष में है, अगर आप उसमें औपचारिक सहमति देते हैं, मतलब हाँ करते हैं, तो उसको बोलते हैं उस पक्ष में काम करने को सहमति देना। संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति और संसद के लोगों में आस्था बनाए रखने की ज़रूरत होती है। दोनों संदर्भों में इस शब्द का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई हाँ, हमारी स्वीकृति है इस तरह के कोई भी कानून बनाने में या कोई भी निर्णय लेने। दूसरा होता है गठबंधन। गठबंधन होता है बहुत सारे जो अलग अलग समूह होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, तो ये जब बहुमत संसद में प्राप्त नहीं कर पाते तो बहुत सारे दल मिलकर एक साथ जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं गठजोड़ करना। तीसरा होता है अनसुलझे सवाल, ऐसी परिस्थितियाँ जिसका कोई समाधान अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, उसको बोलते हैं अनसुलझे। ठीक है। अभ्यास में आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है भारत का नक्शा 2004 का, उसमें बताया है कुल सीटें कितनी, अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र कौन से हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथ ही साथ संसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तरों के बारे में बताया है, और कुछ क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं कि राज्य सरकार के अंदर कौन सी सत्ता है, कौन से प्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, इनके जवाब आपको लिखकर मुझे दिखाने हैं। थैंक यू।